अल शिफा अस्पताल के पास अब वो सबूत मिलने शुरू हो गए हैं। वो सबूत, वो 20-20 फीट गहरे सबूत जो कितने लंबे हैं दुनिया को में किसी को नहीं मालूम, लेकिन हमास के साम्राज्य की एक एक तस्वीर सामने रखते हैं। ये देखिए, ये ड्रोन कैसे नीचे जा रहा है और नीचे जाकर आप देखिए जितनी दूर इसकी कैमरे की आंख देखती है उतनी गहरी, उतनी लंबी ये सुरंगें दिखती हैं। आईडीएफ का कहना है कि ये अल शिफा अस्पताल के पास मिली सुरंग है जिसके अंदर उन्होंने अपना कैमरा भेजा और फिर ये तस्वीर सामने आई। और केवल एक नहीं, ऐसी 3600 सुरंगें मिली हैं। उनका कहना है कि अल शिफा अस्पताल के आसपास एक नहीं, ऐसी 3600 सुरंगें हैं जिनका उन्होंने खुलासा किया है। और गाजा युद्ध में शामिल होने आ रहा है हिजबुल्लाह। अभी हमने आपको हूती के बारे में बताया, अब हिजबुल्लाह, ये वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किया है। हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी करके कहा है कि वो आ रहे हैं। अब वो कहां आ रहे हैं, क्या करेंगे, ये दुनिया आने वाले वक्त में देखेगी। लेकिन जिस तरह से वो लेबनान बॉर्डर पर एक्टिव हैं, उसके बाद ये वीडियो जारी करना, क्या कुछ नेक्स्ट लेवल प्लान कर रहा है हिजबुल्लाह? हिजबुल्लाह की आर्मी, जो कि दुनिया में सबसे खतरनाक नॉन स्टेट एक्टर आर्मीज में से एक मानी जाती है, क्या वो कोई बड़ा हमला करने की फिराक में है? यह एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ इस वीडियो के बाद। तो इस तरह के धमाके, इस तरह के टारगेट, यहां पर अटैक। और अब ब्रानिट जो कि हिजबुल्लाह के खास रॉकेट से जहां तबाही हुई है, यह इजराइल का एक मिलिट्री बेस है लेबनान बॉर्डर पर। और यहां पर इजराइल के इस मिलिट्री बेस पर हिजबुल्लाह ने जिस तरह से हमला किया है, उसके बाद मची तबाही की तस्वीर, यानी एक तरफ वो, और यह तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है, ये आज ही की तस्वीर है, कुछ देर पहले की तस्वीर है। अभी हमने आपको एक वीडियो दिखाया जिसमें हिजबुल्लाह कह रहा था कि हम आ रहे हैं, उसने वीडियो जारी करके वो वार्निंग दी और उसके बाद ये पहला हमला, ये ट्रेलर उसने दिखा दिया अपने आने का। ये इजराइल का एक बेस है लेबनान बॉर्डर पर ब्रानिट, जहां पर हिजबुल्लाह ने खास रॉकेट से तबाही मचाई और उस खास रॉकेट का नाम है बुरकान, जिससे उसने ये तबाही मचाई है। और वो रॉकेट भी ईरान से मिला है। देखिए, यहां भी ईरान का कनेक्शन है, वो रॉकेट भी ईरान से मिला है हिजबुल्लाह को, यह कहा जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट की, हम बात कर रहे हैं चीन की, हम बात कर रहे हैं तमाम नॉन स्टेट एक्टर्स की। अब देखिए चीन क्यों एक्शन में है मिडिल ईस्ट में। अरब देशों के प्रतिनिधियों का चीन जाना, वो भी जिनपिंग के अमेरिकी दौरे के तुरंत बाद, बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आखिर चीन मिडिल ईस्ट में अचानक एक्टिव क्यों हो गया है? तो उसका जवाब है ये, आप देख सकते हैं ठीक मेरे सामने जो हम आपको ये ग्राफिकल रिपोर्ट दिखा रहे हैं। चीन का BRI प्रोजेक्ट, जो कि अरब देशों से होकर गुजरता है, मिडिल ईस्ट की जमीन हो या समंदर, दोनों तरफ से चीन BRI प्रोजेक्ट का रूट तैयार किए हुए है। लेकिन चीन को डर है कि कहीं इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर उसके BRI प्रोजेक्ट को नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि मिडिल ईस्ट का सेंटर रेड सी और सुएज नहर के रास्ते भारत और यूरोप को जोड़ने वाला गलियारा अमेरिका की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। इनफैक्ट अमेरिका ने चीन को न्योता दिया था कि वो भी इसमें शामिल हो, लेकिन वो नहीं आया। ये जो हमारी टीम ने आपके लिए ये एक बड़ा जो ग्राफिक्स तैयार किया है। अब मिडिल ईस्ट में चीन क्यों एक्टिव, और आराम से समझिए। मिडिल ईस्ट में चीन की बढ़ती एक्टिविटी के बीच अमेरिका ने चीन से कहा था कि कंपटीशन करना सही है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट करना सही नहीं है। लेकिन देखिए, ये हम आपको वो दिखा रहे हैं, वो इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो इंडिया से होते हुए यूरोप तक जाता है, UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, इन सब को जोड़ता है। ये चीन की आंखों में खटक रहा है, क्योंकि अगर ये तैयार हो गया तो फिर चीन की बादशाहत खत्म। चीन ने जिसमें बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, यह उसका सबसे बड़ा तोड़ है जो इंडिया और अमेरिका ने मिलकर ढूंढा है, वाया मिडिल ईस्ट, वाया इजराइल। और चीन को यही खटक रहा है और चीन इसी के लिए अब मिडिल ईस्ट में इतना एक्टिव हो गया है। लेकिन मिडिल ईस्ट में चीन की बढ़ती एक्टिविटी के बीच अमेरिका ने चीन से कहा था कि कंपटीशन करना सही है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई करना सही नहीं है। अमेरिका ने यह चीन से कहा।
लेकिन अमेरिका की रणनीति रही है कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था रहे। वो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का पक्षधर रहा है। लेकिन चीन क्या कहता है? चीन ने कहा कि वो दुनिया में दो सुपर पावर की थ्योरीज में भरोसा करता है और वो कह रहा है कि दो सुपर पावर रह सकते हैं। अब यही दो सवाल हमारे सामने हैं जनरल सिवाच, कॉन्फ्लिक्ट या कंपटीशन, और दूसरा दो सुपर पावर का एग्जिस्टेंस। क्या आपको लगता है बस इन्हीं दो सवालों के बीच ये मिडिल ईस्ट की पूरी शतरंज की चाल खेली जा रही है? हाँ बिल्कुल गौरव, ये सच्चाई है। बहुत अच्छा आपने बताया कि सारी की सारी लड़ाई इसके ऊपर थी कि चीन का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जिसमें $3 ट्रिलियन का पैसा खर्च किया था वो खटास में पड़ गया था। अगर भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाता है, ये गेम चेंजर था। 40% समय कम लगेगा, 60% उसकी कॉस्ट कम होगी और पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो गेटवे टू यूरोप बन जाएगा इंडिया से। तो अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो उसने एशिया में भेजा था, अफ्रीका में भेजा था और कुछ एक यूरोप कंट्रीज में, वो ठप हो जाता और ये गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी मिल गई चीन को और चीन इसका इस्तेमाल कर रहा है। और चीन कहीं ना कहीं अब इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज को लुझाने की कोशिश कर रहा है और ये कह रहा है कि आप बेल्ट रोड इनिशिएटिव में बने रहें, क्योंकि ये जो कॉरिडोर बना रहे थे इसमें आप देखें मिडिल ईस्ट की कौन सी कंट्री थी? सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, ओमान और इजराइल साथ था। इजराइल के रिलेशन इनके साथ बहुत अच्छे हो रहे थे, मगर इस लड़ाई के बाद मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी रुकावट आएगी और यही वेट कर रहा था जो चीन के लिए ये गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी है, इसको वो छोड़ेगा नहीं। वो मिडिल ईस्ट में अपने रिलेशन को दोबारा रिवाइव करेगा, बीआरआई को रिवाइव करेगा, जिससे उसका ट्रेड रूट चलता रहे और ये जो भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर अगले 10-15 साल तक ना आए, ये वो सोचेगा। होगा नहीं होगा ये टाइम बताएगा। अमेरिका इसके लिए बहुत चाहता है कि ये एक प्रकार से हो, क्योंकि अमेरिका को लग रहा था इससे आने से जो ट्रेड रूट, एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि जो ट्रेड है वो 33% इंक्रीज हो जाएगा भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप में, और उसके बाद वो अमेरिका जाना था। तो ये एक नई गेम प्लान थी और बहुत सक्सेसफुल थी। इसको बाद में बिल्कुल G20 की मीटिंग के बाद अनाउंस किया गया। नहीं तो फिर मैं एक सवाल लेकर आता हूं। फिर जो एयर मार्शल राजेश कुमार जो भी सैन फ्रांसिस्को में हुआ, वो क्या आईबॉश था? वो केवल दुनिया को दिखाने के लिए था कि चीन और अमेरिका के बीच बर्फ पिघल रही है? हालांकि वहां भी जो बाइडेन कह रहे हैं कि तानाशाह है जिनपिंग। वो क्या था फिर? अगर इस तरह का काम चीन को करना था तो वो अमेरिका क्यों गए? देखिए, चीन की कहनी और कथनी और कार्य में बहुत फर्क है। वो कहते कुछ और हैं लेकिन उनके एक्शंस बताते हैं कि उनकी नीति क्या है। तो अब आप देखिए, वो कह रहे हैं कि कंपटीशन ठीक है लेकिन, और दो सुपर पावर की जगह है, लेकिन क्या वो दो सुपर पावर बनना चाहते हैं? उनकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। उन्होंने अपने नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस में ये बोला है कि हम नंबर 1 बनेंगे। तो वो तो कहते हैं कि वो अमेरिका से भी ऊपर जाएंगे। तो ये कहना कि दो सुपर पावर की जगह होगी वगैरह वगैरह, ये तो सिर्फ टाइम बिताने की बात है। वो उनका एम बहुत क्लियर है कि 100 साल कि उनके जो इंडिपेंडेंस पे वो नंबर 1 देश बनना चाहते हैं, मोस्ट पावरफुल मिलिट्री बनना चाहते हैं। ये उनकी स्टेटेड पॉलिसी है। और साउथ चाइना सी में आप देख रहे हैं किस तरह से वो हार्ड पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलीपींस के ऊपर कैसे रोप जमा रहे हैं, वियतनाम के ऊपर कैसे रोप जमा रहे हैं। तो ये सब कहने के लिए ठीक है कि ये समुद्र सबके लिए है, लेकिन जो भी कोई वहां जाता है और अपना अधिकार मांगने की कोशिश करता है तो वहां से उनको वो खदेड़ देते हैं। तो चीन का जो है कहने पे विश्वास नहीं करना चाहिए। कहने के बाद अगर फॉलो अप हो तब कहा जा सकता है कि उनकी जो नीति है वो इस तरह की। और मेरे ख्याल से जी जिनपिंग यहां गए थे सैन फ्रांसिस्को सिर्फ ये देखने के लिए कि बाइडेन को कितना सपोर्ट है। और मैं काम करता हूं क्योंकि देखिए हम चीन की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन हमें सॉरी सर मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, क्योंकि देखिए हम चीन की तो बात कर ही रहे हैं। चीन मिडिल ईस्ट में कैसे वहां पर अमेरिका के लिए गड्ढे खोद रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन हमास ने जो सुरंगें खोद रखी हैं वो भी दिखाना बहुत जरूरी है। और लगातार हम वो सबूत दिखा रहे हैं जो आईडीएफ ने पेश किए हैं, लगातार वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो वहां में गाजा युद्ध से ग्राउंड जीरो से आ रही हैं।